जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था, दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट आई थिंक काफ़ी हद तक इसको हम लोगों ने कवर कर लिया था, और पार्ट टू में जो है हम लोग गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, किसके बारे में? गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब कि हमारा जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो कैसा है। याद है हमने स्टेट के बारे में देखा था कि कैसे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें हमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया में। इंडिया की जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो है फेडरल। कैसी है? फेडरल है। फेडरल वर्ड का क्या मतलब होता है? फेडरल वर्ड का मतलब है जहां पे सरकार की जो तंत्र है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, वो एक से अधिक लेवल पर हो। एक से अधिक लेवल पर हो। और हमारे देश में दो लेवल कौन कौन सा है? एक यूनियन लेवल है और दूसरा स्टेट लेवल। यूनियन लेवल और स्टेट लेवल। यूनियन लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट सिस्टम है, उसके तीन ऑर्गन हैं। आप सब लोग आई थिंक इससे अब अवेयर होगे। यूनियन लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट की सिस्टम है उसके तीन ऑर्गन हैं। कौन कौन से? एक कहलाता है एग्जीक्यूटिव। क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब है सरकार। दूसरा कहलाता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव वो है जो लॉ बनाती है। लेजिस्लेटिव का मेन काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या है? लॉ के अनुसार काम करना। ठीक है, लॉ को अप्लाई कराना, इंप्लीमेंट कराना। और तीसरा जो है पार्ट, जिसे हम लोग ऑर्गन ऑफ स्टेट कहते हैं, वो है जुडिशियरी। क्या है वो? जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम क्या है? कि जो भी जुडिशियल प्रोसेस है, मतलब कई सारे इसके फंक्शन है, मतलब एक तरह से समझ लो जस्टिस करना। ठीक है, यही गवर्नमेंट सिस्टम हमारे स्टेट लेवल पर भी सेम यही तीन चीज है। एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी है। नॉर्मली जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं या गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो इसमें जुडिशियरी को काउंट नहीं किया जाता है। जैसे आप जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस पार्ट में दिया गया है? पार्ट थ्री। पार्ट थ्री का पहला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल नंबर 12। कौन सा आर्टिकल है? 12। और आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट के बारे में बताता है कि स्टेट किसको कहेंगे। तो स्टेट में एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड कर रहा है, लेजिस्लेटिव को कर रहा है, पर जुडिशियरी को नहीं कर रहा। क्योंकि जुडिशियरी की जो सिस्टम है वो किसी भी कंट्री में और खास करके इंडिया में सेपरेट है। तो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है गवर्नेंस स्टेट लेवल और यूनियन लेवल पर अलग अलग है। लेकिन अगर आप जुडिशियरी को देखोगे, यूनियन लेवल की जुडिशियरी को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लेवल की जुडिशियरी को कहा जाता है हाई कोर्ट। अगर आप जुडिशियरी का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है, बल्कि कैसा है? इंटीग्रेटेड है। तो हमारे कंट्री में जुडिशियल सिस्टम क्या है? जुडिशियरी क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है। फेडरलिज्म का मतलब होता है दो अलग अलग पार्ट में होना। तो एग्जीक्यूटिव सरकार दो अलग अलग पार्ट में है, यस। भारत की सरकार और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो दो अलग अलग पार्ट में है। लेजिस्लेटिव यूनियन लेवल पर अलग है, जिसे कहा जाता है पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। और स्टेट लेवल पर जो लेजिस्लेटिव है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। है ना, विधानसभा का तुमने नाम सुना होगा। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दो अलग अलग लेवल पर हैं। इसे हम लोग इन तीनों को कहते हैं ऑर्गन ऑफ स्टेट। ऑर्गन ऑफ स्टेट। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेटिव, दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा ऑर्गन है जुडिशियरी। यह जो लेजिस्लेटिव है, ये यूनियन लेवल पर जो लेजिस्लेटिव है उसका क्या नाम है? यूनियन लेवल पर लॉ बनाने का काम कौन करता है? कौन करता है? पार्लियामेंट। कौन करता है? पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर कौन करता है? भारत में
1992 में, कब? 1992, 1992 में हमारे देश में एक तीसरी लेवल की गवर्नमेंट भी ऐड की गई, जिसे हम लोग लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। और लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है वो कौन सा है? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। तो अब यहां पर देखें कि जो यूनियन लेवल और स्टेट लेवल है, यूनियन लेवल और स्टेट लेवल, यूनियन लेवल पर जो लॉ बनाता है, लेजिस्लेटिव किसको कहते हैं? जो लॉ बनाने का काम करे। क्या है लेजिस्लेटिव? यह एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, यह एक इकाई है जिसका काम क्या है? लॉ बनाना। ठीक है। सो यूनियन लेवल पर जो लॉ बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे जो लॉ बनाए उसे क्या कहेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। लोकल लेवल पर जो लॉ बनाता है, जैसे कि पंचायत के स्तर, पंचायत समझते हो ना, कुछ विलेजेज को मिला करके पंचायत बनाया जाता है। पंचायत के लेवल पर जो लॉ बनाने का काम करती है उसका नाम क्या है? उसे कहा जाता है ग्राम सभा। क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। तो हमारे इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में ये टॉपिक हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? इंडियन फेडरलिज्म। इंडिया की जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें किसी ऑर्गन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है? किसी भी देश को चलाने के लिए तीन संस्थानों की जरूरत पड़ती है, तीन इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है मिनिमम। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है मीडिया। कौन सा पिलर? चौथा पिलर। तो भैया तीसरा तीन पिलर्स कौन से हैं? तो एक लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है। दुनिया के किसी भी कंट्री में ये तीनों ऑर्गन पाए जाते हैं। अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी है जहां पर, वहां पर आपको ये तीन सेपरेट पार्ट पाए जाएंगे। लेजिस्लेटिव यूनियन लेवल पर जो है उसे बोलते हैं पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकल लेवल पर ग्राम सभा। इंडिया की फेडरलिज्म में मेनली हम लोग यूनियन और स्टेट लेवल का ही बात करते हैं, लोकल लेवल का बात नहीं करते। पंचायत को कई बार फेडरल, अगर हम ट्रू फेडरलिज्म की बात करें एग्जैक्टली कि भारत के फेडरलिज्म में क्या पंचायत है, तो इन प्रिंसिपल तो है, सैद्धांतिक रूप से पंचायत जो हमारी है वो इंडियन फेडरलिज्म का, भारत के संघवादी संरचना का तीसरा लेवल है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। क्यों प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है? क्योंकि इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संविधान से बड़ा कोई नियम है? नहीं। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनियन के लेजिस्लेटिव को और स्टेट के लेजिस्लेटिव को सेपरेट पावर देती है। क्या देती है? सेपरेट पावर देती है। यानी कि जो हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो पार्लियामेंट को कुछ पावर दे रही है और कुछ पावर लेजिस्लेटिव को दे रही है। लेकिन हमारे कंट्री का सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम सभा को कोई पावर नहीं देता, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर के मन पर छोड़ देता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो भी पावर देना चाहे ग्राम सभा को वो दे सकता है ना। तो क्या ग्राम सभा की शक्ति, ग्राम सभा की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट की है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ बताया है कि ये 29 पावर हैं, ये 29 सब्जेक्ट्स हैं जो ग्राम सभा को यानी कि पंचायत को दिए जा सकते हैं। दिए जाएंगे या नहीं ये डिपेंड किस पर करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर पर। इसीलिए इंडिया की जो पंचायती राज सिस्टम है, किसी स्टेट में, मान लो कोई स्टेट है जहां का स्टेट लेजिस्लेचर ने डिसाइड किया, स्टेट लेजिस्लेचर को हम विधान सभा कह सकते हैं,
अगर उसने डिसाइड किया कि चलो हम इसको 29 का 29 सब्जेक्ट्स दे दें, तो वहां की ग्राम सभा के पास बहुत सारे काम हो जाएंगे। और डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट सिस्टम में, जिसके पास जितना ज्यादा फंक्शन, जितना ज्यादा पावर, है ना, तो ग्राम सभा इम्पावर्ड होगा, ग्राम सभा और बेहतर काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ट्रांसफर नहीं किया, वहां ग्राम सभा बना हुआ तो है पर कोई काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास एक्चुअली कोई काम ही नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर ने ट्रांसफर ही नहीं किए सब्जेक्ट। लेकिन स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच का जो संबंध है वो ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के मन पर नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर को कौन सा काम देना चाहती है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही दोनों का काम अलग अलग बताती है कि केंद्र को ये काम करना है, यूनियन को ये काम करना है, स्टेट को ये काम करना है। तो इसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ पावर। यूनियन और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। पंचायत और स्टेट के बीच पावर का डिवीजन कौन कर रहा है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है? नहीं कर रहा। कौन कर रहा? स्टेट लेजिस्लेचर कर रहा है ना। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, क्या वो प्रैक्टिकली थर्ड पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी है, थर्ड लेवल है इंडिया फेडरलिज्म का? तो हम कहेंगे प्रैक्टिकली कुछ स्टेट में है जहां पर ज्यादा पावर ट्रांसफर किए गए हैं स्टेट्स के द्वारा, कुछ स्टेट्स में नहीं है क्योंकि वहां पर पावर ट्रांसफर ही नहीं किए गए हैं। इस बात को समझ गए? ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि पार्लियामेंट कैसे बना, क्या क्या उसके मेंबर्स कौन होते हैं, क्या काम करती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो लॉ को इंप्लीमेंट करे, है ना, यानी कि इसे हम लोग सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। यूनियन लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव है, यूनियन लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव है उसका नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं इसको हम लोग। इसी तरह से स्टेट लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, इसके बारे में आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। सो यूनियन की एग्जीक्यूटिव जो है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, इसमें क्या क्या है, कौन है यूनियन गवर्नमेंट? तो आपने पढ़ा था कि यूनियन गवर्नमेंट यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का सबसे हाईएस्ट फोर्स कौन सा है? प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। भारत में भारत सरकार का जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही किया जाता है। प्रेसिडेंट के नाम से किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली भारत में प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ फाइल पर साइन करते हैं। प्रेसिडेंट एक्चुअल में पावर एक्सरसाइज नहीं करता। सारे फंक्शन प्रेसिडेंट के नाम से होते तो हैं, पर एक्चुअल में कौन करता है सारे काम? क्या नाम है उसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड को हम लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? कुछ लोगों का ग्रुप है ना। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो क्या प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर बना सकता है? नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बना सकता है जिस पर्सन को, जो पर्सन उस पॉलिटिकल पार्टी का हो जिसको मेजॉरिटी सीट मिली हो, किसमें? लोकसभा में। ठीक है। लोकसभा जो है पार्लियामेंट का एक पार्ट है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे।
प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे एक पोस्ट होता है जिसका काम क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी हद तक दो कंट्री से मिलता जुलता है, एक यूके और दूसरा यूएसए। यूके में जिस तरह से महारानी है वहां पे, जिसे हम लोग ब्रिटिश क्राउन कहते हैं या ब्रिटिश किंग कहते हैं, जिस तरह से यूके का क्राउन है उसी तरह से भारत का प्रेसिडेंट है, पर दोनों में अंतर है। यूके का जो क्राउन है यानी कि यूके का राजा या महारानी जो है, उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होता। ऐसे सिस्टम जहां पर हेड ऑफ द स्टेट, कौन, हेड ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट का हेड चुना नहीं जाता, बल्कि किसी पर्टिकुलर फैमिली का, किसी पर्टिकुलर वंश का व्यक्ति बनता हो, इसे हम लोग मोनार्की कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोनार्की। तो यूके में जो यूके के राजा या महारानी है उसके लिए कोई इलेक्शन होता है क्या, नहीं। वो एक पर्टिकुलर वंश है, फैमिली है, उसी का पर्सन, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे जो है बनते रहते हैं। पर इंडिया में सेम काम जो यूके का क्राउन करता है वो इंडिया में कौन करता है, प्रेसिडेंट। पर इंडिया के प्रेसिडेंट की होती है क्या, इलेक्शन। क्या होती है इंडिया प्रेसिडेंट की, इलेक्शन होती है। और इसीलिए ऐसे कंट्री जिसके हेड ऑफ द स्टेट, ऐसे कंट्री जिसके हेड ऑफ स्टेट को चुनाव के द्वारा बनाया जाता है, ऐसे देश को हम लोग कहते हैं रिपब्लिक। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। इसीलिए भारत एक रिपब्लिक है। क्या भारत एक रिपब्लिक है, क्यों, अरे इलेक्शन होता है तब तो डेमोक्रेसी हुआ। यहां पर भारत एक रिपब्लिक है क्योंकि भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है, कौन, हेड ऑफ स्टेट, मतलब पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का जो हेड है, उसे चुनाव के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए भारत एक रिपब्लिक है। भारत एक डेमोक्रेसी है, क्यों, क्योंकि भारत की जो पावर एक्सरसाइज करती है, इंडिया में जो सेंटर ऑफ पावर है वो कौन है, सरकार। कौन है, सरकार। यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट, और ये लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। तो जब सरकार को, गवर्नमेंट को, एग्जीक्यूटिव को लोगों के द्वारा चुना जाए तो इसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है। तो इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोगों के द्वारा चुना जाता है। प्रेसिडेंट को भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली चुनाव से ही बनाए जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से बनता है। क्या यूके एक रिपब्लिक है, नहीं। क्यों, क्योंकि वहां का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड नहीं है। यूके एक मोनार्की है, राजशाही है वहां। ठीक है। अब देखते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट, क्या यूके में कोई वाइस प्रेसिडेंट जैसा पोस्ट है, आंसर है नहीं। इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उस समय कई लोगों ने इसका अपोज भी किया था कि तुम वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट क्यों बना रहे हो, प्रेसिडेंट को ही पावर नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या ही पावर दोगे तुम। तो भारत ने वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो कहां से ली है, यूएसए से, अमेरिका से। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और जिस तरह से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का दो फंक्शन है, उसी तरह से भारत के वाइस प्रेसिडेंट का भी दो ही फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है कि पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, कितने, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। तो राज्यसभा जो है, अपर हाउस जो है,
उसका चेयरपर्सन होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसकी अध्यक्षता करता है। यही दो फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट के। पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट में अंतर भी है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का कोई अलग से इलेक्शन नहीं होता, वहां के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट चुनता है कि वो किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाएगा। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया अमेरिका में तो वाइस प्रेसिडेंट की भी टर्म खत्म हो जाती है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट के रिजाइन कर देने से या प्रेसिडेंट के हट जाने से या डेथ हो जाने से वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खत्म नहीं होता। ठीक है, और तो ये चीज है, हम इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का सेपरेट पोस्ट है। तो ये पूरी हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर है, यूनियन गवर्नमेंट। अगर यही हम स्टेट लेवल के गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखें तो स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट होते हैं उसका हेड होता है गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर। और गवर्नर के नीचे कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप कहोगे सर यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट था, उसी तरह का व्यवस्था स्टेट पे भी होना चाहिए, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर हो या वाइस गवर्नर हो। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए नहीं है कि प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर का भी कोई पावर नहीं होता। पावर किसके साथ है? कौन एक्सरसाइज करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल भी पावर नहीं होता, गवर्नर के पास बहुत थोड़ा सा पावर होता है, प्रेसिडेंट से थोड़ा ज्यादा काम होता है उसका। लेकिन प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन होता था, पर गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। गवर्नर को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इसीलिए गवर्नर का जूनियर बनाने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि गवर्नर एक इलेक्टेड ऑफिस तो है नहीं, प्रेसिडेंट का एक तरह से एजेंट के रूप में वो काम करता है। तो ये आई थिंक यहां तक आपने जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। अगर यही हम यूनियन लेवल पर जुडिशियरी, यूनियन का मतलब है सेंट्रल लेवल पर जुडिशियरी देखें तो सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट। सवाल उठता है यहां पे कि पार्लियामेंट के बारे में, तो ये एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर समझ गए। जुडिशियरी का स्ट्रक्चर सेपरेटली हम लोग पढ़ते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। अगर अब हम लोग लेजिस्लेटिव का स्ट्रक्चर देखें, लेजिस्लेटिव में यूनियन लेवल पर कौन है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं। इंडियन पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। पहला पार्ट है प्रेसिडेंट, दूसरा पार्ट है लोकसभा, और तीसरा पार्ट है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सभा है। सभा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, इसीलिए इसको हम लोग हाउस भी कहते हैं। क्योंकि लोकसभा कोई एक व्यक्ति नहीं है या राज्यसभा कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि कई सारे लोगों का समूह है। इंडिया के लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कितने लोग होते हैं? 543। राज्यसभा में कितने लोग होते हैं? 245। और प्रेसिडेंट तो सिर्फ एक ही है। अगर आपसे बोले कि पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं तो क्या बोलोगे? 2 हाउस। और अगर आपसे कोई पूछे पार्लियामेंट के कितने पार्ट है तो क्या कहोगे?
पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्रेसिडेंट लोकसभा का मेंबर है, क्या बोलोगे? नहीं। क्या प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर है? नहीं। प्रेसिडेंट इन दोनों का मेंबर नहीं है ना, पर पार्लियामेंट का पार्ट है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का जो मेन काम है वो क्या है? लॉ बनाना। और एक लॉ पास होने के लिए, एक लॉ बनने के लिए इन तीनों की सहमति जरूरी है। लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी और प्रेसिडेंट की भी। पार्लियामेंट का जो मेन काम है लॉ बनाना, वह लॉ तभी बन सकता जब तीनों पार्ट, लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा, तीनों हां करे। अब आप कहोगे सर लोकसभा में एक व्यक्ति तो है नहीं, 543 व्यक्ति हैं, तो क्या सभी हां करेंगे तभी वो कानून बनेगा? आंसर क्या है? नहीं। जब भी किसी ग्रुप में एक से ज्यादा व्यक्ति हो, मतलब जब कोई एक ग्रुप होता है, एक से ज्यादा लोग हैं और उन्हें डिसीजन लेना है, तो उसके लिए मेजॉरिटी देखी जाती है। क्या देखी जाती है? मेजॉरिटी देखी जाती है। मेजॉरिटी कई तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लोकसभा में अगर मेजॉरिटी, लेट्स से जो सिंपल मेजॉरिटी होती है, सबसे सिंपल वाला, उसका मतलब है जितने मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग है। क्या सभी के सभी मेंबर हर दिन पार्लियामेंट अटेंड करते हैं? नहीं। हो सकता है बहुत सारे मेंबर नहीं आए हों, किसी पर्टिकुलर डेज पे इस 543 में से 43 मिनिस्टर्स, 43 मेंबर्स जो हैं वो लीव पर हैं, छुट्टी पर हैं, कुछ बीमार हैं एंड कुछ भी कारण हो सकता है। तो मेजॉरिटी कहलाता है कि जितने लोग आए हैं और वोट दे रहे हैं उसके आधे से एक ज्यादा। तो 500 लोग अगर आए हैं तो 500 का आधा 250 और उससे एक ज्यादा 251। अगर किसी दिन मात्र 200 व्यक्ति आए हैं तो मेजॉरिटी कैसे काउंट होगा? 200 का आधा 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101%। तो कोई आपसे अगर पूछे कि लोकसभा डिसीजन कैसे लेती है, तो क्या बताओगे? थ्रू मेजॉरिटी। कैसे डिसीजन लेती है? थ्रू मेजॉरिटी। सेम चीज राज्यसभा में भी है। राज्यसभा कैसे डिसीजन लेता है? मेजॉरिटी के थ्रू। मेजॉरिटी का मतलब समझे, जितने लोग आए हैं, जितने लोग काम पर आए हैं उसका आधा से ज्यादा। आप कहोगे कि सर प्रेसिडेंट कैसे डिसीजन लेता है? प्रेसिडेंट तो एक ही आदमी है, तो क्या वो अपने मन से सोच के डिसीजन ले लेता है? आंसर क्या है? नहीं। प्रेसिडेंट के पास चूंकि रियल पावर नहीं होता, तो प्रेसिडेंट वही डिसीजन लेता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसे लेने को कहते हैं। नाम किसका आ रहा? प्रेसिडेंट का। तुम जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट देखोगे, इवन जैसे अगर आपने कभी किसी का पासपोर्ट देखा है, तुम्हारे घर में आस पड़ोस में किसी का पासपोर्ट होगा तो देखना, उस पासपोर्ट पर जो है किसी व्यक्ति को भारत से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट के सभी काम किसके नाम से होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। क्या किए इतने दिन? 20 दिन में नहीं था, क्या पढ़े? मैं छुट्टी पे गया था, तुम लोग पढ़े क्या? ट्रांसलेशन वगैरह करवाता था मैं, किए किस कुछ? न्यूज़पेपर पढ़ते हो रेगुलर या नहीं? सिर्फ यही एक चीज है पूरी अक्रॉस द इंडिया, एक भी कैट एस्पेरेंट बता दो जिसने न्यूज़पेपर, देखो तुम्हारा जीके बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, आसान ही आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं रहेगी, जब तक तुम्हें देश दुनिया के चीजों का नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक तुम पैसे नहीं बना सकते।
न्यूज़पेपर एक भी ऐसा पर्सन, हाँ रेगुलर नहीं पढ़े मतलब, लेकिन हर दिन पढ़ना है। कोई व्यक्ति है जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा, मैगजीन्स पढ़ रहा, मंथली मैगजीन्स पढ़ रहा, ठीक है, तुम्हें करंट अफेयर तो आने ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कई सारे पैसेज करंट अफेयर से भी रहते हैं। इंग्लिश में भी पूछ देता है करंट अफेयर का पैसेज। अगर तुमने पढ़ा है, मान लो जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर है, या इंडिया ऑपरेशन सिंदूर है, इसके बारे में तुम्हें तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना, न्यूज़पेपर में। इससे क्या होगा, मान लो यही पैसेज आ गया एग्जाम में, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें क्या होगी, फैमिलियर दिखेंगी, तो तुम उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो न्यूज़पेपर को पढ़ो, न्यूज़पेपर को पढ़ो उसको, और उसको हम, मैंने आपको बोला है समराइज करने के लिए। क्यों समराइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज को जब तक तुम अपनी भाषा में नहीं लिखते तब तक तुम उसको नहीं समझते हो। उसे समझने के लिए समराइज करना जरूरी है ना। तो वो काम जो है आप उसको करिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या अपने मन से काम करता है? आंसर क्या है, नहीं। प्रेसिडेंट कोई भी काम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर करता है। किसके कहने पर करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर। प्रेसिडेंट कोई भी काम करता है किसके कहने पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर करता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने व्यक्ति होते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैक्सिमम लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ का 15% हो सकता है। मिनिमम पर कोई कैपिंग नहीं। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15%, 15%। किसका? लोकसभा की सीटों का। लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? 543। 543 का 15% कितना हुआ? अराउंड 77 या 78। ठीक है, तो 75 मान के, 76 या 77 ही मान लो, 77, 78, इतने ही मिनिस्टर हो सकते हैं, उससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। और ये सब कैसे बनाए जाते हैं? तुमने गवर्नमेंट फॉर्मेशन पढ़ा पिछली क्लास में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनाया जाता है। तो लोकसभा की इलेक्शन होती है, देखो अगर ध्यान नहीं है तो मैं थोड़ा समझा देता हूं। लोकसभा में जो 543 सीट्स हैं, पूरे भारत को 543 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में? कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 543 पार्ट। हर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। हर पार्ट को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हर पार्ट से एक व्यक्ति वहां के लोग चुनते हैं। हर पार्ट से एक पर्सन को चुना जाता है। ऐसे भारत से कितने लोगों को चुना जाता है? 543। ये सभी लोग लोकसभा के मेंबर होते हैं। अब लोकसभा में जिस पॉलिटिकल, अब ये जो भी व्यक्ति खड़ा होता है इलेक्शन में, आपको पता है कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है ना। या फिर हो सकता है वो नहीं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो। लोकसभा में जिस भी पार्टी की 50% से ज्यादा मेजॉर होती है सीटें, किसी पार्टी का, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला, तो कई सारे पार्टी आपस में कोलिशन कर लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोलिशन या गठबंधन, है ना।
उस स्थिति में भी बस कंडीशन ये है कि तभी प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री, अब इस 543 में से कोई व्यक्ति आएगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और कहेगा कि सर देखो मेरे पास 543 का 50% कितना होगा जी, 272, 272। तो एक व्यक्ति जाएगा और कहेगा कि प्रेसिडेंट को कि सर देखो मेरे पास 272 मेंबर्स का सपोर्ट है, साइन किया हुआ लेटर देगा। 272 से ज्यादा हो सकता है, 275 हो सकता है, 300 हो सकता है, 400 हो, मिनिमम कितना होना चाहिए, 272। तो वह व्यक्ति जाएगा और बोलेगा कि सर देखो मेरे पास तो इतने लोगों का सपोर्ट है, मतलब मेजॉरिटी का सपोर्ट मुझे है, तो आप मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। तो प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को उससे कहेगा तुम सबका सिग्नेचर दिखाओ, है ना, सबका पेपर दो, सपोर्ट लेटर, वह व्यक्ति देगा तो प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर बना देगा। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसको, प्राइम मिनिस्टर को। अब एक बार, और प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करेगा, जिसके पास मेजॉरिटी है। क्या प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है? क्या प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है? तो आंसर है ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट कर सकता है किसको नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के अनुसार लॉ सिर्फ वही नहीं है जो लिखा गया है, कुछ कन्वेंशनल लॉ भी होते हैं, पारंपरिक नियम है, ऐसा ही चला आ रहा है, लॉजिकल है। क्योंकि अगर कोई डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में सरकार उसी के पसंद की होनी चाहिए ना जिसकी संख्या ज्यादा है। तो इसे कहते हैं कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। और इस नियम के अनुसार, ये नियम कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस नियम के अनुसार प्रेसिडेंट जो है उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है जिसके पास लोकसभा के मेंबर्स, जो कि कितने हैं 543, उसके आधे से ज्यादा का सपोर्ट प्राप्त हो, है ना। अब एक बार प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर बनाया तो फिर मिनिस्टर्स कैसे बनेंगे? क्या उसे भी आधे से ज्यादा का सपोर्ट दिखाना होगा? नहीं। फिर कौन चुनेंगे? प्राइम मिनिस्टर। तो अदर मिनिस्टर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा कि बताओ किसको किसको मिनिस्टर बनाना है। इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्योरेटिकल वाइज तो सभी मिनिस्टर्स आर सेम इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अनुसार, उसके कन्वेंशन के अनुसार प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज सुप्रीम। क्योंकि अदर मिनिस्टर कौन बनेगा यह भी डिसाइड कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये डिसाइड कौन कर रहा है, लोग। जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा, जिसको आधे से ज्यादा सपोर्ट होगा लोकसभा के मेंबर्स का, वही बनेगा प्राइम मिनिस्टर, है ना। और फिर प्राइम मिनिस्टर से पूछकर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे, क्या, मिनिस्टर से अपॉइंट करेंगे। ठीक है, आज तुम लोगों को ना मैं थोड़ी जल्दी क्लास छोड़ दूंगा, यहां तक समझ गए? तो 3 पार्ट हमने देखा पार्लियामेंट का, लोकसभा, प्रेसिडेंट और राज्यसभा। लोकसभा के 543 मेंबर्स कैसे बनते हैं वो भी आपने देखा। इसे हम लोग जो है
हर पार्ट को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। और इसके लिए जो इलेक्शन होता है लोकसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए, उसको कहा जाता है जनरल इलेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? जनरल इलेक्शन। कितने साल पर होता है? एवरी 5 ईयर। कितने साल पर होता है? एवरी 5 ईयर। कौन करवाता है इस इलेक्शन को? हमारे देश में एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस इलेक्शन को करवाता है। किस तरीके से होता है इसका इलेक्शन? कॉन्स्टिट्यूएंसी मॉडल पर। किस मॉडल पर? कॉन्स्टिट्यूएंसी मॉडल पर। जितनी सीटें हैं भारत को उतने पार्ट में बांटते हैं, हर पार्ट से एक एक व्यक्ति चुना जाता है। वोट कौन देता है? लोकसभा के इलेक्शन में वोट कौन देगा? लोकसभा के इलेक्शन में वोटर्स कौन होते हैं? एवरी एलिजिबल सिटीजन। एलिजिबल सिटीजन का मतलब है लोकसभा में वोटर बनने के लिए कई सारी कंडीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है 18+ ईयर्स। कोई व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा का हो और उसका नाम वोटर लिस्ट में हो, यानी कि उसके पास वोटर कार्ड हो, तो वह व्यक्ति एलिजिबल हो जाता है लोकसभा के मेंबर चुनने में। लेकिन वह व्यक्ति सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर चुन सकता है। कोई व्यक्ति अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है और वो चाहे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है इसको वोट दे दे, तो क्या संभव है? नहीं। आपको अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग को चुनना है, रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है। तो पूरे भारत की 140 करोड़ जनसंख्या मिलकर 543 मेंबर्स को चुनती हैं। कितने मेंबर्स को? 543 मेंबर्स को। इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया के सभी लोग इतने मेंबर्स को चुनते हैं। क्या हो गया? अच्छा, वो अच्छा नहीं है। क्या बदल गई है? अच्छा, व्हाट्सएप पे डीपी बदल गई है। क्या करोगे जीवन में बदलाव? गीता सार पढ़े हो? सुना है? परिवर्तन ही संसार का नियम है? तो वोटर्स कौन है? जो 18 साल के हो गए हैं वो सभी व्यक्ति वोट देते हैं। किसको चुनने में? लोकसभा के मेंबर्स को चुनने में। क्लियर है यहां तक? अब है कि 140 करोड़ इंडियंस के द्वारा 543 मेंबर्स को चुन करके कहां भेजा जाता है? लोकसभा। और ये 543 लोग लॉ बनाते हैं। ये 543 लोग क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं। तो क्या एक्चुअली में लोग लॉ बना रहे हैं या लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव लॉ बना रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव लॉ बना रहे हैं। इसीलिए इंडिया जैसे डेमोक्रेसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि जो डेमोक्रेसी, जैसे आपने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन सुना होगा, डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, है ना? लोगों के द्वारा जो रूल होता है। पर यहां पर रूल लोगों का नहीं बल्कि लोगों को रिप्रेजेंटेटिव का है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव का है। इसीलिए इसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब है बात कि भैया राज्यसभा में 243 लोग कैसे चुने जाएंगे? तो राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं मैं आपको बताता हूं। पूरा जो इंडिया है
ये कई सारे राज्यों में बटा हुआ है, कई सारे राज्य में बटे हुए हैं, और कुछ छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी भी हैं। हाँ, तो ये जो स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेटिव का जो हाउस है, क्या नाम है उसका? लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव के दो हाउस है जैसे पार्लियामेंट का है, उसमें से एक है विधानसभा, क्या बोलते हैं उसको? विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा जो है सॉरी, इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका जो मेंबर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एमएलए, क्या बोलते हैं इसको? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए जो वोट देते हैं वो हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा की 245 सीट्स जो हैं वो बांटी जाती हैं, जैसे हमने लोकसभा में देखा था कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग? एक लोग। उसी तरह से राज्यसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो स्टेट्स हैं। मान लो यह स्टेट ए है, ये बी है, ये सी है, और हर स्टेट का कोटा है। सपोज करिए स्टेट ए से 10 राज्यसभा की सीट है, बी से 3 राज्यसभा की सीट है, और 4 सी से 5 राज्यसभा की सीट है। तो ए से 10 लोग चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए। स्टेट ए से कितने लोग चुने जाएंगे? 10 लोग। ठीक है। किस राज्य की कितनी सीटें हैं कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और ये 10 लोग, स्टेट ए का अगर 10 सीट है तो ये 10 लोग को कौन चुनेगा? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन चुनेगा? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मुझे बताओ कि स्टेट सी का जो, स्टेट सी से कितने मेंबर जाएंगे राज्यसभा में? 5 मेंबर्स। इस 5 मेंबर्स को चुनने के लिए वोट कौन देगा? के मेंबर, एमएलए वोट देंगे। किस स्टेट के एमएलए वोट देंगे? जिस स्टेट के वो सीट है ना। जो सी स्टेट से 5 लोगों को चुना जाना है उसके लिए सी स्टेट का ही एमएलए वोट देगा। ए स्टेट से जो 10 लोग चुने जाने हैं उसके लिए वोटिंग ए स्टेट का ही एमएलए देगा। समझ गए यहां तक बात को? तो ये हमारा है किस तरह से हमारी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है। अब है कि राज्यसभा में जो 245 सीट्स हैं इसमें से 12 लोग, कितने? 12 लोग इलेक्टेड नहीं होते। 12 मेंबर्स इन राज्यसभा आर nominated by the president from the people who have given distinguished service in field of arts, science, literature, सोशल सर्विस एटसेट्रा। स्पोर्ट्स आर्ट्स में आ जाएगा। ठीक है। इन सब फील्ड में जो व्यक्ति बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है, बहुत जबरदस्त काम किया हो, ऐसे 12 व्यक्ति को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है।
तो राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? 245, और उसमें से सिर्फ 233 का ही इलेक्शन होता है, 12 लोगों का इलेक्शन नहीं होता है, 12 लोगों का इलेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट वीक से तुम लोगों का सैटरडे को जो है लीगल की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, सैटरडे, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग पार्ट हो चुका है ना। एक बस तुम्हारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का रह रहा है, जुडिशियल सिस्टम, जो कि हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट वो आई थिंक वो भी मैंने डिस्कस किया है कभी, लेकिन एक बार फिर से जो है अभी इस क्रम में उसको डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री लगभग काफ़ी कुछ पढ़ा चुका है तुम्हें। अब जो तुम्हें मेन करना है, अपार्ट फ्रॉम जो लीगल के कुछ क्लासेस होंगे और फिर लीगल का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, लेकिन अब जो तुम्हें मेन करना है क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करना है ना। आप लोग एक PYQ खरीद लो। क्या खरीद लो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीद लो। नॉर्मली जो मैं टेस्ट लेता हूं उसमें सिर्फ PYQ से ही टेस्ट लेता हूं, तो कवर तो होता है तुम्हारा, लेकिन क्या है, धीरे धीरे हो रहा है। आपके पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट होनी चाहिए और उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। हम ये मत सोचना कि एक बार किसी क्वेश्चन को बना लिए तो दोबारा भी बना लेंगे, क्योंकि पैसेज वाला क्वेश्चन है। पिछले बार पैसेज को पढ़ के जो समझे थे 10 दिन के बाद हो सकता है कुछ और समझो। कोई क्वेश्चन जो पहले तुम गलत कर दिए थे फिर पढ़ोगे पैसेज को तो हो सकता है सही हो जाए। कोई पैसेज जो पहले सही कर दिए थे अभी गलत बना दोगे। इसीलिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है, समझे बात को। और इंग्लिश की जो क्लास है वो संडे को होगी 10 बजे से लेके 1 बजे तक। सैटरडे संडे क्लास होती है ना, बीच में थोड़ा देर गैप रहेगा। तो यहां तक समझ गए ना। अब है कि ये चीज पूरा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात करी। इसका फंक्शन क्या है? लॉ बनाना। क्या है फंक्शन? लॉ बनाना। लॉ कितने तरह के होते हैं? आज चूंकि मैंने आपको जैसा बताया कि आज थोड़ी क्लास कम देरी होगी तुम्हारी, तो हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट का मेन फंक्शन है लॉ मेकिंग। क्या काम है इसका? लॉ मेकिंग काम है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पार्लियामेंट कितने तरह का लॉ बनाता है। पार्लियामेंट कितने तरह का लॉ बनाता है? अच्छा, लॉ बनाने का काम कौन करता है? कौन लॉ बनाता है यूनियन लेवल पर? पार्लियामेंट। तो सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट सिर्फ लॉ बनाने का ही काम करता है या कुछ और भी करता है? क्या करता है? जैसे ही कोई प्रेसिडेंट को हटाना या इम्पीचमेंट करना। क्यों हंस रहे हो अंकित? हंस क्यों रहे हो? बताओ बताओ, हम भी थोड़ा हंस लें। कब पढ़े ये सब? ये सब कब पढ़े? हाँ, नहीं सही बताए, लेकिन ये हो गया है क्या? जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब पढ़ चुके हो तुम लोग क्या? जब यूपीएससी में करते थे। अच्छा, तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो गए होगे इसके। यू तुमने तो UPSC का पढ़ लिए तुम। अभी पर फायदा हुआ है ना उसका। तुम सोचो कि अगर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के व्यवस्था को समझने के लिए, है ना, तो इन्होंने सही बताया कि पार्लियामेंट जो है बहुत सारे काम करता है। जैसे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस, प्रेसिडेंट को हटाने का काम। प्रेसिडेंट एक बार अगर कोई बन गया तो उसको हटाया जा सकता है सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा। इस प्रोसेस को हम लोग इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का पावर किसी के पास नहीं है, सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। और उसके हटाने की एक पूरी प्रक्रिया दी गई है, प्रोसेस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है।
इस तरीके से हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ये है इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये कोई लॉ मेकिंग नहीं है। इम्पीचमेंट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। क्वासी वर्ड का मतलब है हाफ। क्या मतलब है? हाफ। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, मतलब जहां पर कोई डिसीजन लिया जा रहा है। किसी व्यक्ति को मान लो किसी जज पर इल्जाम लगता है, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज पर एक इल्जाम हुआ कि इसने मिसबिहेवियर किया और इस वजह से इसको हटा देना चाहिए। तो नॉर्मली कोर्ट जांच करती है, किसी भी ऐसे क्लेम का कोर्ट जांच करती है। ऐसे आरोप का जांच कौन करता है? कोर्ट। लेकिन चूंकि कोर्ट पर ही आरोप लग गया, जज पर ही आरोप लग गया, तब जो जांच करेगा वो करेगा पार्लियामेंट। और चूंकि यह एक जुडिशियल प्रोसेस है, इसीलिए पार्लियामेंट के इस फंक्शन को, किस फंक्शन को? इंपीचमेंट फंक्शन को हम लोग क्वासी जुडिशियल फंक्शन कहते हैं। इंपीचमेंट के अलावा बहुत सारे रिजोल्यूशन पास करती है पार्लियामेंट। क्या करती है? बहुत सारे रिजोल्यूशन पास करती है। रिजोल्यूशन पास करने का मतलब है अपना व्यू बताना। जैसे मान लो कोई बड़ी सी घटना हो गई है ना, या मान लो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन भेजने के लिए पूरे पार्लियामेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया, है ना, कि हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। किसी को थैंक्स कहने के लिए एक रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है। बट वो सारे सब्सिडियरी काम है। जो मेन काम है पार्लियामेंट का वो क्या है? लॉ मेकिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पार्लियामेंट कितने तरह का लॉ बना सकती है? सबसे पहला एक है मनी, एक लॉ एक लॉ बनने से पहले, है ना, नॉर्मली देखो लॉ जो, अगर हम लोग पार्लियामेंट के टर्म में बात करें तो लॉ पार्लियामेंट में पास होने से पहले जो प्रपोजल है उसे बिल कहा जाता है। और ये बिल लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, और फिर किससे पास होगा? प्रेसिडेंट का साइन होगा। इन तीनों से पास होने के बाद यह बन जाता है क्या? एक्ट। क्या बन जाता है? ये एक्ट। तो एक्ट इज अ लॉ। एक्ट क्या है? लॉ बन गया। बिल इज नॉट अ लॉ, बिल इज अ प्रपोजल ऑफ लॉ। लॉ की प्रपोजल है, अभी वो लॉ बना नहीं है ना। तो पार्लियामेंट में कितने तरह के लॉ की प्रपोजल होती है? तो एक होता है मनी बिल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल, तीसरा होता है फाइनेंस बिल, और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कितने तरह के बिल होते हैं? 4 तरह। मनी बिल का मतलब है सिर्फ बजट से रिलेटेड जो लॉ होता है। बजट आप सब लोग सुनते हो, कंट्री गवर्नमेंट का जो खर्च होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर को लिस्ट करता है क्या? बजट। तो पैसे से संबंधित जो लॉ है, बजट से संबंधित, उसे मनी बिल कहते हैं। यह भी पास पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल का मतलब है ऐसा लॉ, बाकी सारे लॉ जितने भी एक्ट हैं, जो नॉर्मल लॉज हैं, नॉर्मल एक्ट हैं, वो सारे ऑर्डिनरी बिल होते हैं। और अगर कोई ऐसा लॉ है जिसमें बजट और नॉर्मल बातें दोनों दी गई हैं, तो उसे फाइनेंस बिल कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंड करना है, सुधार करना है, तो उसके लिए जो लॉ की प्रपोजल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो एक है जो प्योरली पैसे से संबंधित है, मनी बिल। क्यों ये 4 तरह? क्योंकि ये चारों जो लॉज है ये अलग अलग तरीके से पास होते हैं, इन सब में कुछ कुछ अलग बात है, ठीक है। फाइनेंस बिल तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंस बिल और मनी बिल आपके प्रोस्पेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। मनी बिल जो है इसका मतलब है सिर्फ पैसे से संबंधित। ऑर्डिनरी बिल का मतलब है एनी अदर मैटर, पैसे के अलावा बाकी सभी मैटर।
ऑर्डिनरी बिल में मतलब है जो मनी बिल नहीं है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं है, इसके अलावा सभी बिल ऑर्डिनरी बिल है। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसको कहेंगे? संविधान में अगर कुछ बदलाव करना है, सुधार करना है, तो उसकी जो प्रपोजल है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल क्या है? बजट से संबंधित। इसके अलावा जितने भी लॉ हैं वो सभी किस में आते हैं? ऑर्डिनरी लॉ में। अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ जिसमें पैसे की भी बात है और नॉर्मल बात भी है तो फाइनेंस बिल। इन सभी बिल का प्रोसेस जो है अलग अलग। हमें सिर्फ 3 बिल का समझना है, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल का लगभग एक। इसको मिटा दूं, इसको नोट डाउन अगर कर लिए हो तो इसको या फिर नए स्लाइड में देख लेते हैं। मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल का लगभग सेम है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल के केस में इट इज पास्ड बाय लोकसभा। लोकसभा अकेले इसको पास कर सकता है, लोकसभा के द्वारा मेनली पास होता है। राज्यसभा की सिर्फ सहमति ली जाती है। मनी बिल के केस में कौन पावरफुल है? लोकसभा। ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिलकर के इसको पास करेगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का सेम रोल है। ठीक है। आप कहोगे कि सर प्रेसिडेंट कहां गया? मनी बिल में लोकसभा से पास होने के बाद मेनली पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। राज्यसभा अगर पास नहीं भी करेगा तो भी पास हो जाएगा। प्रेसिडेंट का साइन जो है जरूरत है, लेकिन चूंकि मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जब प्रेसिडेंट साइन करे। मतलब मनी बिल में प्रेसिडेंट का सिग्नेचर पहले ही ले लिया जाता है, तो प्रेसिडेंट साइन करेगा ही करेगा, है ना, क्योंकि पहले ही वो परमिशन दे चुका है। ऑर्डिनरी बिल में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट की भी सिग्नेचर की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल, प्रेसिडेंट इसमें सिग्नेचर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन नाम मात्र का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अगर दोनों ने कर दिया पास, लोकसभा और राज्यसभा, तो प्रेसिडेंट को यस ही कहना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट नो नहीं कह सकता। अब है बात कि भाई लोकसभा और राज्यसभा को पास करने के लिए मेजॉरिटी की बात होती है। हमने एक मेजॉरिटी इससे पहले पढ़ा था, सिंपल मेजॉरिटी। कौन सा? सिंपल मेजॉरिटी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? 50% प्लस 1 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 50% से ज्यादा। मैंने एक एग्जांपल के साथ भी बताया। ऐसा ही सिंपल मेजॉरिटी की तरह ही होता है एक स्पेशल मेजॉरिटी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन यह शब्द यूज नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सिंपल मेजॉरिटी या कोई स्पेशल मेजॉरिटी लिखा हुआ नहीं है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% प्लस 1 ऑफ ऑल मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, जिस भी हाउस में मेजॉरिटी देखी जा रही हो, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उसका 50% प्लस 1 होना चाहिए, प्लस जितने मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3 होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के लिए। ये दो तरह की मेजॉरिटी समझ पाए या नहीं? मनी बिल को पास करने के लिए लोकसभा में चाहिए सिंपल मेजॉरिटी,
ऑर्डिनरी बिल को पास करने में लोकसभा में चाहिए सिंपल और राज्यसभा में भी चाहिए सिंपल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए लोकसभा में चाहिए स्पेशल और राज्यसभा में चाहिए स्पेशल। ज्यादा हार्ड कौन है? ज्यादा लोगों की सहमति किसमें चाहिए? स्पेशल में। ठीक है, क्योंकि उसमें जितने भी मेंबर्स हैं टोटल का 50% से 1 होना चाहिए, चाहे वो आए या नहीं आए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना किसको ज्यादा आसान है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना या ऑर्डिनरी बिल को पास करना? कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना ज्यादा आसान है, मुश्किल है ना। इस तीनों में सबसे आसान है मनी बिल पास करना, क्योंकि सिर्फ लोकसभा से ही हो जाता है। दूसरे और सिंपल मेजॉरिटी, उसके बाद ऑर्डिनरी बिल। दोनों में चाहिए पर सिंपल सिंपल ही चाहिए। ये बहुत कठिन है, दोनों में चाहिए और दोनों में स्पेशल चाहिए। ये पूरा पार्लियामेंट है। अभी तुमने देखा कि तुम जब लास्ट टाइम पढ़े थे तो जितना डेप्थ में हम लोग पढ़े थे उतना डेप्थ में नहीं है, पर तुम्हारी काम की चीजें इतना है, तुम्हें इतना ही नॉलेज है। वो अलग बात है कि तुमने काफी नॉलेज ले लिया। क्या कर लिया तुम? यूपीएससी का हो गया तुम्हारा तैयारी है। पढ़ लिए ना? यूपीएससी में तो पढ़ ही चुके हो, एक पेपर क्लियर है। यूपीएससी वाला बैच, हाँ, यूपीएससी का ही था हाँ। तो ये तुम्हारा, अब तुम्हें, तुम्हारे पास लीगल की किताब है। जो पढ़ा रहा उसको नहीं पढ़ोगे तो फायदा नहीं। कल तो शायद छुट्टी है। परसों जब आओ या अगली क्लास में जब आओ तो डाउट्स लेके आना, किताब में अंडरलाइन करके आना। पढ़ा रहा फंडामेंटल राइट बुक से पढ़े। तुमने एक मुहावरा सुना है, भैंस के आगे बीन बजाना? पढ़ो जा करके आज गा के घर पर। जो मैंने इसमें अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस, अब तुम्हें, तुम्हारी एक या दो दो क्लास और होंगी जिसमें हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम को खत्म करेंगे, और फिर लीगल में तुम्हारा प्रॉपर्टी लॉ और कुछ जो क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, इन सब के बारे में 2 4 5 क्लास उसमें, उसके बाद 2 4 5 क्लास क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो अब जो है आप करिए, जाके पढ़िए इसको, है ना। बुक में दिया हुआ है, तुम अगर देखे होगे लीगल वाली किताब, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है पूरा। तो आज